नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एक ऐसा नाम जो पर्यावरण की दिशा में या पर्यावरण के क्षेत्र में देवास में जाना पहचाना है, संग्राम सिंह घारगे। स्वागत है आपका जी। ये जो आप गार्डन शोज करते हैं, जैसा कि अभी मल्हार स्मृति मंदिर सभागृह में गार्डन शोज हुआ, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, बहुत खूबसूरत बोनसाइज और तमाम नाम अगर हम लेना चाहें तो आप बतलाएंगे जी। वो सब आपने वहाँ पे डिस्प्ले करवाए जी। आपको और आपकी टीम ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देवास की जनता को बहुत सुंदर पल बिताने को मिलते हैं ये जी। पर इसकी शुरुआत से बात करते हैं, थोड़ा सा उन यादों में जाइए जब देवास बहुत छोटा शहर था लेकिन इस तरह की प्रदर्शनियाँ होती थी। जी, देवास एक रियासतकालीन शहर रहा है, तो यहाँ पे गार्डन और गार्डन शो की परंपराएं उस जमाने से रही हैं। वो परंपरा फिर आज़ादी के बाद कहीं ख़त्म हो गई, पर उसको देखने वाले लोग तो देवास में थे ही। बाद में यहाँ धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कुछ नई फैक्ट्रियाँ आई, नई फैक्ट्रियों के साथ में बहुत से लोग पूना बॉम्बे से यहाँ देवास आए, तो वो लोगों ने अपने शहरों में फ्लावर शो देखे थे, गार्डन शो देखे थे, तो उससे उनका लगाव था। तो उन्होंने आके देवास के जो पुराने वासी थे उनसे भी उनका मेल जोल हुआ। फिर जाके एक नई संस्था गार्डन एसोसिएशन का जन्म हुआ। अच्छा। जिसके फाउंडर मेंबर डॉक्टर कजवाड़कर, श्री बड़कमकर जी, स्वर्गीय रवि सुपेकर जी, स्वर्गीय डॉक्टर कजवाड़कर जी। गजरागेर में से IS गजरा साहब को पेड़ पौधों का, फूलों का बहुत ज़्यादा शौक था और काफ़ी नॉलेज भी था। तो फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल गार्डन की शुरुआत उन्होंने ही की। अच्छा। देवास में उस जमाने में गजरागेर का गार्डन अप्रतिम हुआ करता था। अच्छा। बहुत अच्छा मेंटेनेंस होता था और 3 दिनों के लिए वो विशेष लाइटिंग व्यवस्था भी करते थे। अच्छा। और देवास का कोई भी नागरिक उसको जाके देख सकता था। अच्छा। तो वो एक जीवंत गार्डन शो हुआ करता था। पूरा प्रकृति के सानिध्य में चले जाइए, हरियाली के बीच में रास्ते थे, आपके परिवार के साथ कुछ समय आप बिता सकते, वहाँ बैठिए आराम से और पूरे एक पौधे का आनंद देख सकते थे। उसमें उन्होंने लाइटिंग व्यवस्था ऐसे करते थे कि जो स्पेशल उस दिन फूल हैं उसके ऊपर विशेष लाइट पड़े, मतलब जाते ही आपकी नज़र वहाँ पड़े। अच्छा, जो विशेष तौर पे खिले हुए हैं उस दिन, जैसे गुलाब खिले हुए हैं या सीजनल फ्लावर्स, जिनकी देखभाल विशेष तरह से हुई और जिनका वो सीजन है विशेष, जिसमें बड़ी खूबसूरती के साथ सामने आते हैं। जब उस पर्टिकुलर दिन जो बहुत अच्छी कंडीशन में है, अच्छा, उनके ऊपर वो विशेष फोकस याद रहे जिससे जी हाँ। अच्छा, ये आपने कहा जैसे कि, तो फिर अचानक क्या हुआ? जैसे कि हमने देखा बहुत समय पहले जब आपने कहा कि औद्योगिकीकरण हुआ, यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आई, बड़े बड़े घराने आए, तो फिर अचानक क्या हुआ जिसके चलते अब जो दिखाई देता है वो गार्डन इस तरह से नहीं दिखाई देते, हालांकि पेड़ पौधे बड़े बड़े दिखते हैं जंगल जैसे, तो क्या कारण रहा? ये सब उतार पे क्यों आ गया? सर इसलिए मतलब ये हमारा गार्डन शो जो फ्लावर शो था बहुत अच्छी कंडीशन में हो गया। एक टाइम तो ऐसा था कि यहाँ पे पीतमपुर की इंडस्ट्रीज, मक्सी की इंडस्ट्री, देवास की इंडस्ट्री, सब मिला के करीब 25 से 27 इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करती थी। और वहाँ से इतना मटेरियल आता था कि मल्हार स्मृति मंदिर छोटा पड़ने लगा था। अच्छा। उस जमाने के कुछ बहुत बड़े अधिकारियों ने भी इसकी विजिट की और उन्होंने बोला कि साहब ऐसा शो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होता है। तो ये शो, उस शो की मतलब स्थिति ये हो गई थी, हाँ, ये पहचान बन गई थी और वो इस स्टेज तक पहुंच गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि देवास में पानी की बड़ी किल्लत हो गई। तो पानी की किल्लत से क्या होता है कि दौर भी आया, पानी की किल्लत हो गई, उसके बाद ही लगे मंदी का दौर भी आया। तो फैक्ट्रियों ने अपने खर्च कम करना शुरू किए। कॉस्ट कटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहला उसका अटैक होता है गार्डन जैसी चीज़ों पे। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक समय था पानी की बेहद किल्लत, लेकिन उसके बाद नर्मदा पाइपलाइन आई इंडस्ट्रियल एरिया में, पानी की कमी बहुत हद तक वहाँ पे दूर हुई, पानी खरीदा जाने लगा। तो फिर लेकिन गजरागेर जो है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है जी, लेकिन वो अभी भी मैंने देखा कि यहाँ पर उनका डिस्प्ले अभी भी हुआ है। काफी तो अच्छा था, हाँ, काफी अच्छा, बहुत सुंदर। और कुछ फैक्ट्रीज भी थी, सन फार्मा भी मैंने देखा उसमें, कुछ और भी थी, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में आप बतला रहे हैं उतनी बड़ी तादाद में तो नहीं थी जी। तो गजरागेर में किस तरह से पानी की व्यवस्था होती है, क्या तो गजरागेर वो तो दूर है जी। गजरागेर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस शो, मतलब इसके एक आधार स्तंभ रहे हैं वो, और वहाँ का मैनेजमेंट हमेशा इसके लिए सपोर्ट करता रहा है। इसलिए आज भी वो इंडस्ट्रियल गार्डन की वहाँ जैसे तैसे वो परंपरा को मेंटेन कर रहे हैं। उनको हालांकि पानी खरीदना पड़ता है,
उसके बाद खरीद कर भी वो गार्डन में पानी देते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने गार्डन शोज़ की बात करते हैं, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक से कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं? कि लोग आपसे आते हैं, सवाल पूछते होंगे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स होता है अभी? सर, इस गार्डन शो का उद्देश्य ये है कि हम एक हॉल के अंदर, बलनासमती मंदिर के अंदर, उनको वो तमाम सारी चीज़ें दिखाएं जो देवास में लोगों के घरों में या इंडस्ट्री के गार्डन में उपलब्ध हैं, वो जिसको हम स्वयं चाहें तो जाकर देख नहीं सकते। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके, अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे पौधे, तमाम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लेके आते हैं वहाँ पे और वहाँ डिस्प्ले करते हैं। जब वहाँ पब्लिक देखने आती है तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि उसको देखें और उसके बारे में कुछ जाने और कुछ सीखे और फिर जाके उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करें। 2 पौधे खरीद के लाएं, कहीं लगाएं, या 2 बीज ले आएं, उसको उगाएं, उसको बड़ा करें, तो उसका जो आनंद प्राप्त होता है वो उससे जो खुशी मिलती है वो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है जी। वो जब आते हैं वहाँ पे तो उनकी जो भी जिज्ञासा होती है वो शांत करने की गार्डन एसोसिएशन के लोगों द्वारा कोशिश की जाती है। अच्छा, वो हर पौधों के बारे में पूछते होंगे, जो भी खूबसूरत क्या है, नई चीज़ क्या है, उसके ऊपर पहले तो हम सबके ऊपर नेम प्लेट्स वगैरह लगा के रखते हैं। हाँ जी। तो उससे उनके नाम वगैरह तो उनको पता लग जाते हैं, पर फिर भी वो पूछते हैं कि साहब ये किस सीज़न में लगाना चाहिए, कब इसको ये करना चाहिए, तो वो हमको बताया जाता है। अच्छा, कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है साहब कि जैसे 1 या 2 कमरे का मकान है जी, तो वो 2 कमरे के मकान में एक छोटी सी जगह, वहाँ पर भी आप अपना एक पौधा तैयार कर सकते हैं, उसको बाकायदा पल्लवित पोषित कर सकते हैं। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है तो और थोड़ी जगह ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इतने से एरिया में आप इतनी खूबसूरती के साथ पर्यावरण प्रेमी हैं तो उसका आनंद ले सकते हैं, और गार्डन भी छोटे छोटे लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं सर, क्योंकि निसर्ग के साथ में हमारा जितना हम जितने उसके साथ शामिल होंगे, उसके साथ हम जितना इंटरेक्शन रखेंगे, वो उतनी हमको ज़्यादा चीज़ें देता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा हर एक का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उतनी पेड़ पौधे लगा के वो वातावरण को वापस देने की प्रयत्न करें। हमारा इतिहास जी पौराणिक काल से पेड़ पौधों को समर्पित था, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और आज कैसे जोड़ते हैं? सर, हमारा जो संस्कृति है काफ़ी पुरानी है और उसने हमेशा ही प्रकृति को बहुत महत्व दिया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि साक्षात ब्रह्म जो है वो इन्हीं में है, प्रकृति में है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ब्रह्म कमल खुलता है तो कितनी खुशी होती है। चंद्रमा, सूर्य, ये सब चीज़ें जो हैं यही साक्षात ब्रह्म है। हाँ, हम प्रकृति पूजक तो रहे हैं जी, इसी से हमें सारी हमारा जीवन चक्र चलता है जी। इसलिए हम इन्हीं की विभिन्न रूपों की पूजा करते थे जी। और उसमें पेड़ पौधे भी होते थे जी। तो जैसे कि बोधि वृक्ष को ही ले लें आप, बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो एक पीपल का पेड़ है जी जी। अब वो पेड़ से फिर उसकी कहानी आगे ऐसी चली कि उनके जब शिष्य प्रचार करने निकले तो उनको जहाँ भी वो जाते थे, किसी गांव में जाते थे, शहर में जाते थे, तो ये लोगों के समूह को आसानी से समझाने के लिए पीपल के पेड़ का एक छोटा रूप बना के अपने साथ ले गए, जिसको आज हम बोनसाई कहते हैं। बोनसाई कहते हैं। अच्छा, बोनसाई इतना पुराना है कंसेप्ट। अभी कुछ ही साल हुए हैं जब हम बोनसाई के बारे में जान पाए। इसका प्रचार प्रसार अभी ज्यादा हो रहा है जी, इसलिए अभी हमको लग रहा है कि अभी ये बुद्ध काल से उनके अनुयायी लेके, अच्छा, उसके बोनसाई बना के और समझाने के लिए। हाँ जी, मतलब अनुयायी तो जब धर्म का प्रचार करते थे तो लोगों के बीच में उनको बताते थे कि इस वृक्ष के, इस टाइप के वृक्ष के नीचे उनका बुद्ध को तपस्या और उनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो भी पूजनीय हो गया, आदर का पात्र। इसीलिए जब वो बौद्ध धर्म चाइना में और जापान में फैला तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बोनसाई का पहुँचा और उन्होंने उसको और ज़्यादा डेवलप किया जी जी। अच्छा, अच्छा, बोनसाई के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये कितने तरह के बोनसाई होते हैं? कई तरह की बोनसाई की हर प्रजाति के पौधे का बोनसाई होता है, हर बनाया जा सकता है। बोनसाई का मतलब है कि एक जो बड़ा वृक्ष है उसको एक छोटे से गमले में उगाना। अच्छा, अभी मैंने देखा वहाँ गमले के अंदर तो गार्डन पूरा एक कंसेप्ट, पूरा एक गमला है, उसके अंदर पूरा झूला ये वो सब है जी। वो भी एक बोनसाई की ही विधा है। अच्छा। जिसमें आप कई तरह के वृक्षों के छोटे रूपों को एक साथ रखकर एक लैंडस्केप बना देते हैं। जैसा कोई मंदिर है, उसके आसपास 2 पेड़ लगे हैं, बीच में आपके आने वाले लोग चल रहे हैं, कोई बगीचा है जिसके अंदर कार वगैरह भी पार्क की हुई हैं, ऐसा सब आपको उसमें दिखाने को कोशिश की जाती है। कोई झरना है
जिसमें से पानी गिर रहा है, उसके आसपास कुछ पेड़ उगे हुए हैं। तो ये सब एक जो बड़ा चीज़ होती है वो हमारे घर में तो हम ला नहीं सकते उठा के, पर ये इस टाइप का लैंडस्केप हम जरूर बना सकते हैं। अब व्यस्तता के चलते कहीं जा नहीं सकते, समय की बहुत कमी है, देखना हम सब कुछ चाहते हैं, तो ये पूरी प्रकृति को लेके आप घर में आ जाए लेके आ सकते हैं बिल्कुल प्राकृतिक अंदाज में, और उसका आनंद महसूस कर सकते हैं। हालांकि जाके ही उसका वास्तविक आनंद तो उसमें डूबेंगे, जाके प्रकृति की गोद में बैठेंगे तभी आता है, लेकिन उसका एक भाग हम देख लेते हैं, उसका आनंद प्रतिदिन ले सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करें पर्यावरण के प्रति प्रेम रखने के लिए। और इसी के लिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं। अच्छा, बच्चों को भी संस्कार बचपन से मिलते हैं। इसके लिए जो संस्कार होते हैं वो बच्चों को बचपन से ही मिलते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं जो बचपन से इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों ने इतने प्रश्न पूछे कि उनको जवाब देना मुश्किल हो गया। बात की, लेकिन और भी पौधे हैं, वृक्ष है, वट वृक्ष है, कदम है, परिजात है जी। अच्छा, ये भी मेरे को बताइए कि इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कि एक होता है वास्तुशास्त्र जी, वैसे ही सर एक वास्तुशास्त्र जैसे ही एक पर्यावरण वास्तु भी होता है। हिसाब से पर्यावरण वास्तु भी होता है। अच्छा, जिसके अंदर इन पेड़ पौधों को कहाँ उगाना है, कैसे उगाना है, क्यों उगाना है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे आपने जिन पेड़ पौधों का नाम लिया उसमें जैसे हम कदम को बोलते हैं, कदम को देखते ही हमारा जन्म सफल हो जाता है, कहा जाता है। वो तो भगवान श्री कृष्ण का और कदम का साथ जी। पर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, उन्होंने उसको इतना क्यों महत्व दिया। क्योंकि कदम का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो आपको ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है, कम समय तक कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण में देता है। तो आप उसके नीचे कभी भी बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। वैसे अर्जुन का वृक्ष होता है, उससे बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, जिसका मतलब जो बहुत ज़्यादा प्योर होती है। उसके नीचे खड़े होकर यदि आप श्वसन क्रियाएँ करेंगे तो बहुत सी आपकी बीमारियाँ जो स्पेशली हार्ट संबंधित होती है वो भी दूर हो सकती है। अच्छा, और पीपल भी इसी प्रकार का वृक्ष है जो आपको ऑक्सीजन देता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी निकलती है। अच्छा, नमी निकलती है, जिससे गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन होता है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाएं भरी गर्मी में तो आपको ठंडक लगती है, वो अपने आप पत्ते हिलते ही आपको ठंडक होती है, तो वो नमी के कारण ही वो ठंडक। पत्ते यदि हवा नहीं भी चल रही हो तो उसके पत्ते पंखे जैसा काम करते हैं और हवा चलाने में मदद करते हैं। अच्छा, हवा के तौर पे। अच्छा, वास्तुशास्त्र आपने कहा, तो मतलब पौधे कहाँ लगाना चाहिए, ये क्या है, ईशान कोण, आग्नेय कोण, ऐसा इस तरह से पौधों का भी है? बिल्कुल है सर। जैसा अभी आप पारिजात का ही ले लें, उसको हम यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारे घर के लगाते हैं तो उसके सब वृक्ष, उससे आने वाली हवा हमको मिलती है और उससे गिरने वाले फूल हमारे घर में गिरते हैं। पारिजात का मतलब सिद्ध हिंदी में बोले हैं तो हरसिंगार जी। उसके फूल आप, अच्छा मतलब हवा का रुख उस दौर में ऐसा होता है कि जब वो फूल उगते हैं तो वो जिस दिशा में गिरते हैं वो आपके घर के अंदर आते हैं। अच्छा, मतलब हवा का रुख भी पौधों को देखकर, उसके हवा के रुख को देखकर आप पौधे लगाना चाहिए। ये एक नई बात सामने आई कि हवा का रुख पहचानो और उस दिशा में पौधे लगाओ ताकि आनंद उसका भरपूर उठाओ। अच्छा, लेकिन एक चीज और, अगर जब ये बात यहाँ आ गई, अंत में हम चलते हैं, कैक्टस लगता है घर में नहीं लगाना चाहिए कैक्टस। सर ऐसा कहा गया है अभी कुछ बीच में वास्तुशास्त्र, लेकिन आपके यहाँ देखा तो मैंने एक से एक कैक्टस, एक से एक सुंदर कैक्टस। मैं भी यही कहता हूँ साहब कि बीच में कुछ वास्तुशास्त्रियों ने ऐसा बोला कि कांटे वाले पौधे आपके घर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उस समय लोगों ने अपने घर में के अच्छे कैक्टस, नींबू, इवन नींबू के पौधे भी उखाड़ के बाहर फेंक दिए, गुलाब भी निकाल के पौधे बाहर फेंक दिए, नींबू के पौधे भी बाहर फेंक दिए। सब में कांटे हैं। तो पर साहब ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि कुछ कैक्टस के पौधे ऐसे होते हैं जो विषैले हैं, जिनको आपको घर में नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि आपको यदि आज किसी अज्ञानतावश आपने उसका प्रयोग कहीं कर लिया तो आपको तकलीफ हो सकती है। कुछ कैक्टस के पौधे ऐसे होते हैं जिसके कांटे बड़े खराब होते हैं और यदि आपको चुभ जाए तो आपको बुखार भी आ सकता है। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अनजाने में उसको छू ले तो उसको अननेसरी बुखार आ जाएगा, इसलिए वो कहा गया है। पर यदि आप उसमें से जानकारी पूर्वक अच्छे कैक्टस अपने घर में रखते तो उससे कोई हानि मतलब एक पर्यावरण विद से बात करें और पर्यावरण शास्त्री से बात करें, वास्तुशास्त्री के साथ साथ, तो वो पौधों की वो लिस्ट दे सकता है कैक्टस की, वो बड़ा खूबसूरत। अच्छा, उसमें दूध भी निकलता है और फूल भी निकलते हैं सर, उसमें फल भी आते हैं। आज एक ड्रैगन फ्रूट आप बड़े चाव से खरीद के लाते हैं, 100-150 रुपए का एक फल, वो एक कैक्टस का ही फल है।
ड्रैगन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ड्रैगन जो होता है, ड्रैगन फ्रूट जी, ड्रैगन फ्रूट, अच्छा वो ड्रैगन फ्रूट होता है जो वो लेकिन अच्छा वो बड़ा कैक्टस होता हो, बड़े कैक्टस होते हैं, उसको आजकल उसकी खेती की जा रही है और हम बड़े चाव से उसको खा रहे हैं, मतलब कैक्टस की खेती हो रही है, उसमें से ड्रैगन फ्रूट, और एक फूट 100-150 रुपए, 100-150 रुपए का, हम उसको बड़े चाव से खा रहे हैं क्योंकि उससे हमें बड़े विटामिन मिल रहे हैं। तो ड्रैगन को जहाँ बाहर कर रहे थे वो तो आपकी कमाई का साधन बन गया, आय का जरिया बन गया। बिल्कुल सही। तो उसको घरों में तो पैसा ला रहा है और आप उसको घरों से बाहर कर रहे हैं, वो घर में पैसा ला के दे रहा है। ठीक है, बहुत पैसा लगे। पर्यावरण तो पर्यावरण होता है, खूबसूरती तो खूबसूरती होती है। पर्यावरण प्रकृति की पूजा, प्रकृति अपने आप में भगवान का रूप है, और उसमें अगर आप कहते हैं ये पौधा हाँ जहरीले हैं तो वो तो खैर ठीक है, वो तो उसकी देखो उसके लिए भी ईश्वर ने यदि उनको बनाया तो उनका भी कुछ ना कुछ पर्पस है। उन जहरीले पौधों से दवाइयाँ बनती हैं, जिन दवाइयों का प्रयोग आयुर्वेद में होता है। अच्छा, और वो किस मात्रा में दिया जाना है वो आयुर्वेद शास्त्री जानता है। तो मतलब हर चीज कहीं ना कहीं उपयोगी है। तो फिर आखिरी में वही निवेदन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, एक कदम और आगे बढ़ाइए पर्यावरण हित की दिशा में। और आज से ही गार्गे साहब लोगों से अपन निवेदन कर लेते हैं कि जैसा चाहें वैसा पौधा लाइए, लगाइए, और उसको फिर प्रदर्शनी में भी लेकर आइए, उसको प्रदर्शनी में लेके आइए और उससे आनंद लीजिए, उसका आनंद लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।